सुबह 4 बजे के पराठे। अरे देखा, तेरी बहू ने कसम खा रखी है क्या कि मेरे चिल्लाए बिना मुझे खाना नहीं देगी। दोपहर के 2 बज गए, अभी तक खाना नहीं खाया मैंने। अरे तू कुछ कहती क्यों नहीं अपनी बहू से? अब माँ जी मैं क्या ही बोलूं, कुछ बोलूंगी तो आप मानेंगी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने दाल चावल खाए थे, साथ में आम का अचार भी लिया था, कुछ याद आया आपको? अच्छा, तू कहना चाहती है मैं भुक्खड़ हूँ, एक बार खाकर दोबारा खा सकती हूँ? भुक्खड़ नहीं माँ जी, आप भुलक्कड़ हैं। आपको याद नहीं कि आपने खाया है। आपको विश्वास ना हो तो रश्मि को बुलाकर पूछ देती हूँ आपके सामने। उसी ने आपको खाना लाकर दिया था अभी 15 मिनट पहले। रश्मि जरा सुन तो। जी मम्मी जी, बुलाया? रश्मि बेटा, दादी कह रही है कि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। अरे मम्मी जी, अभी आपके सामने ही तो मैंने दादी जी को खाना खिलाया था। आपने भी तो उनके साथ बैठकर खाना खाया था। ये दादी जी भी ना ज्यादा ही भूलती जाती हैं। अच्छा, तुम सास बहू की मिली भगत है मुझे भूखा रखने की। मैं क्या जानती नहीं तुम सबकी सब मिली हुई हो। ये सब तुम इसलिए करती हो ताकि तुम्हें ये जायदाद मिल जाए, सब समझती हो। अरे दादी जी, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको याद नहीं ना कि आपने खाना खाया है, तो आप दोबारा खा लीजिए, मैं अभी लाती हूँ। नहीं खाना मुझे, इतनी बातें कह दी मेरा पेट ही भर गया। एक टाइम भूखी रहूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। कम से कम तुम्हें अक्ल तो आए। मैं जा रही हूँ आराम करने, खाओ तुम सब खाना। गायत्री आराम करने चली गई। रश्मि और रेखा ने एक दूसरे को देखा और सर पर हाथ रख लिया। गायत्री का ये रोज का था, कभी कुछ भूल जाती कभी कुछ। इससे घर के लोग परेशान होते रहते हैं। शाम को सभी घर वाले हॉल में बैठे थे, तभी गायत्री अपने कमरे से आई। अरे आशा, ये लड़का कौन है? कोई सामान बेचने आया है क्या? 1000 बार कहा ऐसे लोगों को घर के अंदर मत बुलाया करो, पर मेरी सुनता कौन है इस घर में? अरे माँ जी, आप फिर भूल गई। ये सूरज है, आशा का पति, और मेरा बेटा, आपका पोता। अभी अभी ऑफिस से आया है। आया कुछ याद? तूने मेरा दिमाग खराब समझ रखा है, तभी तो जो मर्जी कहती है। अरे कौन सूरज? मेरे 2 पोते हैं, प्रथम और मयंक। ये सूरज कौन है? निकल मेरे घर से, हमें कोई सामान नहीं लेना, चल। अरे दादी, ऐसा ना करो। अब क्या मुझे बेघर करोगी? मैं आपका बड़ा पोता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये आशा कौन है? आपकी पोता बहू ना, तो मैं उसी का तो पति हूँ, सूरज। अरे हाँ, आशा का पति सूरज है, याद आया। मैं भी तो यही कह रही थी, खामखा मेरा मजाक बनाते रहते हो। चलो अब जल्दी चाय लाओ, मुझे चाय पीनी है। ये लीजिए दादी जी चाय, आपकी अदरक, ज्यादा चीनी, ज्यादा चाय पत्ती, कम वाली स्पेशल चाय। अब ये खाली चाय पकड़ा दी मेरे हाथ में। अरे चाय ऐसे नहीं दी जाती, चाय के साथ पकोड़े, समोसे, टिक्की, ये सब होना चाहिए। जा मयंक, तू जल्दी से नुक्कड़ की दुकान से समोसे ले आ, फिर चाय का मजा आएगा। दादी आप तो बड़ी चटोरी हो, रोज रोज शाम को कुछ न कुछ मंगवा ही लेती हो चाय के लिए, और खाकर भूल भी जाती है कि कुछ खाया भी था। ज्यादा मजाक मत उड़ा रेखा, मैं तेरी सास हूँ, सास। मयंक तू जाता है कि मैं खुद लेकर आऊं? जाता हूँ दादी, बस अभी गया अभी आया। अब मयंक गया और नुक्कड़ से समोसे लेकर आया। लो दादी, आपके समोसे गर्मा गर्म है, खा लो। तू मेरा कितना ख्याल रखता है मयंक। मैंने कुछ कहा भी नहीं और तू समझ गया मुझे समोसे खाने का मन है। कुछ सीख प्रथम इससे। सूरज तू भी देख, तुम लोग तो कभी कुछ नहीं लाते, और ये मयंक मेरे लिए समोसे लेकर आया। दादी आप फिर भूल गई। हे भगवान दादी, आपका क्या होगा? आप ही ने तो मयंक को समोसे लाने भेजा था अभी। दादी आप तो गजबी है, अभी कुछ अलग, अगले ही पल में सब अलग। अरे दादी इतना मत भूलिए, ये मयंक ऐसे ही कुछ नहीं लाने वाला। देखा मयंक बेटा, तू मेरे लिए समोसे लेकर आया ना, और मैंने तेरी जरा तारीफ क्या कर दी। ये लोग तुझसे जल रहे हैं। देख, तेरे बारे में जलते भूनते कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा आप बेटा मेरे पास बैठ, हम दोनों समोसे खाएंगे। हाँ दादी देखो ना, ये लोग ना मुझसे बहुत जलते हैं। एक आप ही हो जो मेरी तारीफ करती हो, मुझसे इतना प्यार करती हो, और ना इस घर में तो किसी को मेरी कोई कदर ही नहीं है।
हाय मयंक भैया, आपने कैसी पलटी मारी है, कितना झूठ बोलते हैं आप। दादी सब भूल गई हैं, इसीलिए दादी को पटा रहे हैं। मुझे सब पता है, मैं आपके कारनामे खोलूं क्या? अरे नहीं भाभी, चुप करो ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलिए हम सब मिलकर समोसे खाते हैं। यूं ही हंसी मजाक करते सबने चाय और समोसे खाए। धीरे धीरे रात ढली। अब खाना खाकर सब सोने चले गए। सब अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन गायत्री को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकली और घर में इधर उधर टहलने लगी। ये बुढ़ापा भी बड़ा अजीब होता है, कम वक्त रात की नींद ही छीन लेता है। पता नहीं सब कैसे सो रहे गहरी नींद में। मेरी आंखों में तो नींद का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं। थोड़ी भूख भी लगी है, चलो कुछ खा लेती हूँ। गायत्री धीरे धीरे रसोई में पहुंची और रसोई में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। अरे ये तो पराठे रखे हैं, पर मुझे नहीं खाने पराठे, मुझे तो कुछ चटपटा सा खाना है। मिक्सचर कहाँ रखा है देखो जरा। तभी गायत्री ने देखा रसोई के दरवाजे के पीछे कोई छुपा है। गायत्री ने कहा, कौन हो? बाहर निकलो। इतनी रात को ऐसे कौन घूमता है भला? तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आती क्या? आजाओ बेटा, तुम्हें नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं, तो मिलकर गप्पे मारते हैं। अरे दादी सुनो, मेरा हाथ पकड़कर कहाँ लेकर जा रही हो? दादी मैंने कुछ नहीं किया, दादी मुझे छोड़ दो, घर वालों को मत जगाना दादी प्लीज। अरे कितना बोलता है तू, मैं क्यों जगाने लगी किसी को? मुझे तो किसी के नाम भी याद नहीं। अरे इतनी रात को सबको क्यों जगाना? चला तू आजा, तू और मैं सोफे पर बैठकर बातें करेंगे। आजा आजा। मैं यहाँ बैठ जाऊं? मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है? आप जानती मैं कौन हूँ फिर भी। अरे आजा बेटा, अब मैं तुझे नहीं पहचानूंगी क्या? बाज की नजर है मेरी। तो पम्मी का बेटा है ना? पम्मी का ही बेटा है। अरे कितने दिनों बाद देखा तुझे, बड़ा हो गया तू तो है। पम्मी? कौन पम्मी? अरे दादी, अब ये पम्मी कौन है? दादी मुझे नहीं जानती। अरे चुपचाप बैठ, ज्यादा मुझसे मस्करी करने की कोशिश ना कर। मतलब मैं तुझे नहीं पहचानूंगी क्या? पम्मी का ही बेटा है तू। अरे हो जाती है माँ बाप से कभी कभी अनबन। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दे। तू मान या ना मान, पम्मी का ही बेटा है। रुक, तेरे लिए पराठे लाती हूँ खाने के लिए। अरे दादी, सुबह के 4 बजे हैं, इस वक्त पराठे कहाँ से आएंगे? अरे है, मैंने देखा रसोई में पराठे पड़े हैं, मैं तुझे खिलाती हूँ सुबह 4 बजे के पराठे। गायत्री पराठे लाने रसोई में चली गई। पीछे से कालू सोफे पर बैठा मन ही मन बड़बड़ाया। मुझे तो लगता है ये दादी का दिमाग अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ है। आज तक मैं अपने मम्मी पापा का नाम नहीं जानता, इसने तो मुझे पम्मी नाम की एक औरत का बेटा भी बना दिया। कोई बात नहीं, भूख भी बहुत लगी है। चलो आज दादी के हाथ से पराठे ही खाए जाएंगे। ये ले बेटा पराठे खा। मेरी पोता बहू ने पराठे बनाए, बहुत बढ़िया बनाती। अरे खाना, मेरा मुंह क्या ताक रहा है? अच्छा अब समझी, सब्जी नहीं दी यही बोलना चाहता है ना? सब्जी कुछ थी ही नहीं बेटा, फ्रिज में भी देखा कोई सब्जी नहीं, तो मैं ना ये पराठे अचार के साथ ले आई। ले खा, तुझे अच्छा लगेगा। हाँ दादी, पराठे तो बहुत टेस्टी है, मुझे बड़ी भूख भी लगी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज मुझे इतनी इज्जत और प्यार मिलेगा। अरे बेटा, तू अपनी पम्मी का बेटा है, तुझे बिना खाना खाए कैसे जाने देती? आराम से खा, और भी कुछ चाहिए तो बताना। पता है तेरे दादाजी को भी बिल्कुल ऐसे ही पराठों का शौक था। अच्छा, अभी दादाजी कहाँ है, सो रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, सो नहीं रहे, अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया से चल बसे। आज ना मैं तुझे तेरे दादाजी के किस्से सुनाती हूँ। अरे मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया दादाजी कहाँ है, अब ये दादी मुझे किस्से सुना सुना कर पकाएगी क्या? पता है तेरे दादाजी ने भारत की आजादी के समय बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। पता है वो गांधी जी से भी मिले थे। तेरे दादाजी बड़े बहादुर थे, अंग्रेजों के तो दांत खट्टे कर दिए थे तेरे दादाजी ने। काश आज वो होते तो मैं तुझे उनसे मिलवाती। दादी पराठों के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं एक चोर हूँ दादी, मैं चोरी करता हूँ। छी 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 बेटे, चोरी करना गंदी बात। चोरी मत किया कर, कोई ढंग का काम ढूंढ ले। अरे बेचारी पम्मी को जब पता चलेगा तू चोरी करता है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी है? मेरा बेटा हरिराम अभी गांव गया हुआ है, उसे आने दे, फिर मैं तेरे काम की कोई बात करूंगी, पर तू चोरी मत करियो बेटा। हद हो गई फिर से पम्मी। अरे यार ये पम्मी कौन है, इससे जरूर मिलना पड़ेगा। नहीं करूंगा मेरी माँ, चोरी नहीं करूंगा। अब मुझे जाने दो, तुम्हें किसी से मेरे काम के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाने दो यहाँ से। अरे बेटा इतनी हड़बड़ी में क्यों है, आराम से बैठ। अभी तो सुबह के 6 बजने वाले हैं, सब उठ रही होंगे, सबसे मिलकर जाना। मुझे जाने दो दादी, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और तुम्हारे यहाँ तो भूल कर भी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है, और फिर जब तुम हो इस घर में तो मैं तो भूल कर भी इस घर में नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जा, आराम से जाना। मुझे भी थोड़ी देर आई है, मैं भी सोती हूँ। कभी इधर आइयो तो मिलकर जाइयो। कालू अब वहां से चला गया और दादी सोफे पर ही सो गई। सभी घर वाले 7 बजे उठ गए। दादी को सोफे पर सोता देखकर दादी को जगाया और पूछा, दादी जी, ओ दादी जी, आप यहाँ हॉल में सोफे पर क्यों सो रही हैं? क्या हुआ? आपके कमरे में कोई दिक्कत है क्या? पंखा तो ठीक है ना आपके कमरे का? क्या हुआ, तुम लोगों को चैन से सोने भी नहीं देते? पता नहीं रात को तुम्हें नींद नहीं आती क्या, जो मेरे पीछे लगे रहते हो? सो जाओ, सुबह उठ न जाओ। ये लो और सुनो, अब माँ जी के लिए रात हो रही है। अरे माँ जी, दिन निकल आया है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं तो बस उठने ही वाली थी, मुझे मत समझाया करो, मुझे भी दिख रहा है दिन निकल आया है। मैं बस जरा यहाँ लेट गई थी। अब ये बताओ क्या बात है, तुम सब मेरे सर पर क्यों चढ़े जा रहे हो? दादी हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि आप अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही हैं? आज हॉल में कैसे सो गई? मैं जहाँ भी सोऊं मेरी मर्जी, मेरा घर है। रामू देख रही हो आजकल जबान कुछ ज्यादा चल रही है तेरी। जा घर के काम कर। नौकर होकर बड़ा आया मुझे पूछने वाला। अरे दादी एक बात बताओ, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती हैं? कभी कभी मुझे सामान बेचने वाला, कभी मुझे नौकर, और पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। कहीं ये सब जानबूझकर तो आप मेरे साथ नहीं करती? अरे नहीं, वो दरअसल बात ये है ना, दादी को आपकी शक्ल ही ऐसी लगती है, इसलिए बेचारी कुछ भी बोल देती हैं। अच्छा, तो तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ हाँ, उड़ा लो मेरी हंसी। दादी यार, मैं आपका बड़ा पोता हूँ, कुछ तो समझो। माँ जी, ये सूरज है, आशा का पति, मेरा बड़ा बेटा, आपका बड़ा पोता। याद आया? अरे हाँ याद आया, ये तो सूरज है। अरे पहले ही नाम बता दिया होता। अब आपको याद आ गया ना? अब बताइए क्या बात है, आप ऐसे सोफे पर क्यों सो रही थी? अरे वो पम्मी का बेटा है ना कालू, वो मुझसे मिलने आया था रात को। बस उसी से बैठकर यहाँ गप्पे मार रही थी। मैंने तो उसे पराठे भी खिलाए। फिर बहुत सारी बात करने के बाद उसने कहा, दादी मुझे जाने दो। मैंने कहा अभी बाकी लोग बस उठने वाले हैं, मिल कर जाओ। पर बड़ी हड़बड़ी थी, जल्दी से चला गया। दादी इतनी रात को कौन रिश्तेदार मिलने आता है, वो भी चोरी छुपकर? दादी वो कालू चोर था, कालू चोर, जिसे हमारे पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही है। वो रोज रात को लोगों के घरों में घुसता है और चोरी करके भाग जाता है। आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। हाँ क्या तो रहा था चोरी करता है। मैंने समझाया कि देख चोरी करना बुरी बात है, चोरी ना कर। पम्मी बेचारी के दिल पर क्या गुजरेगी, तो कोई अच्छा सा काम कर ले। माँ जी वो कोई पम्मी चाची का बेटा नहीं था, वो इस शहर का नाम ही चोर था। हे भगवान, कालू चोर हमारे यहाँ आया था, पता नहीं क्या क्या चोरी की होगी। अरे नहीं नहीं बहू, उसने कुछ चोरी नहीं की।
बेचारा खाली हाथों से ही चला गया। बड़ा नेक लड़का था, बेचारा बहुत भूखा भी था। मैंने उसे पराठे खिलाए। मुझे तो रात को नींद नहीं आती, उसे भी रात को नींद नहीं आती, तो हमने खूब सारी बातें की। तेरे पापा जी के किस्से भी सुनाए मैंने। वाह दादी जी, आज आपने हमारे घर को लूटने से बचा लिया। आपकी रात जागने की आदत ने आज हम सबको बचा लिया। दादी आप महान है। सच में अगर दादी नहीं जगी होती तो आज तो हमारा घर खाली हो गया होता। चाहे दादी ने कुछ भी किया, पर घर में चोरी तो नहीं होने दी। दादी, जब वो चोर आया उस वक्त कितने बजे होंगे, कुछ पता है आपको? घड़ी तो देखी नहीं, उस कालू ने ही बताया सुबह के 4 बज रहे थे, और मैंने सुबह 4 बजे ही उसे पराठे भी खिलाए। वाह दादी, आपकी सुबह 4 बजे के पराठों ने आज पूरे घर को बचा लिया। सबने गायत्री की बहुत तारीफ की और फिर अपने अपने कामों में लग गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और एक दिन मयंक और नेहा एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। मयंक और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मयंक, अब हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे पर इतनी भी जल्दी क्या है, हम दोनों साथ में हैं। मैं मौका देकर घर पर बात करूंगा, तुम भी अपने घर पर बात करना। दोनों परिवारों की मर्जी से ही हम दोनों शादी करेंगे। मेरे घर में तो बस पापा और मम्मी हैं, मुझे बात करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो लोग तो मान भी जाएंगे। पर तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है, तुम्हें बात करने में, सबको मनाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। फिर भी मानेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है नेहा, मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे घर वाले तो बस यूं मान जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे परिवार वालों से मिल लेते हैं। एक साथ मिलकर बात करेंगे तो शायद वो जल्दी मानेंगे। मैं बस इतनी बड़ी फैमिली में कभी रही नहीं हूँ, पता नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, तो फिर तुम आज मेरे साथ चलो और मेरी फैमिली से मिल लो, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि मेरी फैमिली कितनी स्वीट है। तुम आराम से वहां खुद को एडजस्ट कर सकती हो। अब मयंक नेहा को लेकर अपने घर पहुंचा। शाम का वक्त था, सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। अरे मयंक बेटा, आ गया तू, आजा, चल सबके साथ चाय पी ले। ये लड़की कौन है मयंक भैया, आपके साथ? आपकी दोस्त है क्या? अरे मयंक, तू सबका कितना ध्यान रखता है। तेरी भाभियों को इस गर्मी में काम करने में तकलीफ होती है, इसलिए तो इनके लिए नौकरानी ले आया। आजा आजा बेटा, बता तेरा नाम क्या है, कितना पगार लेगी? मयंक, ये क्या बोली जा रही है, ये कौन है? ये मेरी दादी है, इनकी बातों का बुरा मत मानना। हम में से कोई भी इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। अरे वाह, क्यों खड़ी है, इधर आ। ऐसे पगार की बात के बिना रखूंगी नहीं इस घर में। दादी, मम्मी, भैया, भाभी, ये नेहा है। मैं और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो आखिर आपने खुद ही की पोल खुद खोली दी। सही भी है, कितने दिन ऐसे सिर्फ डेट करोगे? अब शादी के बंधन में बंध जाओ, जिम्मेदारियां उठाओ। हुई बात हो गई, मौज मस्ती। हाँ, रश्मि बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों को मम्मी, दादी और बड़ों की मर्जी से शादी कर ही लेनी चाहिए। हाँ, हमें तो खुशी है कि तूने अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढी, वरना तेरे लिए तो हमें ही पापड़ बेलने पड़ते। सूरज भैया, ये बात बिल्कुल सही है। भला इसे अपनी लड़की देता कौन? आप दोनों फिर मेरी टांग खिंचाई करने लगे। मम्मी समझाओ ना भैया को। नेहा बेटा, यहाँ बैठो, बताओ तुम्हें क्या क्या आता है? खाना बना लेती हो ना? तुम्हारे घर पर कौन कौन है? नेहा कुछ बोलती उससे पहले ही गायत्री बोल पड़ी। अरे इसके परिवार वाले बहुत गरीब है, देखो बेचारे के पास पहनने को कपड़े नहीं, कैसे फटे टूटे कपड़े पहनकर आई है बेचारी। पैंट तो जगह जगह से फटी है, पूरे घुटने बाहर आ रहे हैं। ऊपर की टॉप तो बेचारी ने कैसे तैसे कम कपड़ों में जैसे तैसे सिलवाई है, बस तन ढकने जितनी। रश्मि बेटा, पहले तू इसे ना कपड़े पहना ढंग के, तेरी एक ड्रेस इसे दान में ही दे दे। बेटा, मेरी रश्मि के पास ना बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है, देगी हाँ तुझे। अरे ये बुढ़िया क्या बोले चली जा रही है? जब से मैं आई हूँ कभी मुझे नौकरानी कभी भिखारन बना दिया। ये पागल है क्या? इसे घर में खुला क्यों छोड़ रखा है? कैसे दिन किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? माइंड योर लैंग्वेज नेहा, मेरी दादी के बारे में ऐसी बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? माफी मांगो मेरी दादी से।
मैं क्यों मांगू तुम्हारी दादी से माफी? तुम्हारी दादी ने मेरी इतनी इंसल्ट की, वो नहीं दिखा तुम्हें? अरे मैं 1000 बार बोलूंगी, तुम्हारी दादी पागल है, पागल है, पागल है। मयंक, तू ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है जो तेरे घर वालों की इज्जत ही नहीं करती? अरे आज तक हमने कभी माजे से गलत तरीके से बात नहीं की और इसने। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी ऐसी लड़की से। नेहा तुम चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरे लिए मेरे घर वालों की इज्जत सबसे पहले है। मयंक की खरी खोटी सुनकर नेहा चली गई और सबने गायत्री को गले लगा लिया। पापा फीस के पैसे दे दीजिए, मुझे कॉलेज की फीस बनी है। अरे भाई, क्या जरूरत है ये डिग्री पर डिग्री इकट्ठा करने की? पता है, चाहे जितनी डिग्री इकट्ठा कर लो लेकिन मेरे दुकान के बराबर ही नहीं कर पाओगे। जानते भी हो महीने की कितनी आमदनी है मेरी। ये डिग्रियां इकट्ठे करने के बाद जाकर किसी कंपनी में लाइन में लगकर नौकरी की भीख ही तो मांगोगे तुम। मैं कहता हूँ जब घर का व्यापार है तो तुम्हें ये डिग्रियों में पैसे खराब करने की ज़रूरत क्या है? कल से मेरे साथ दुकान पर चलो और काम सीखो। वही तुम्हारी डिग्री और वही तुम्हारा डिप्लोमा। मैं करियर सेट कर दूंगा तुम्हारा। पापा मैंने सिर्फ आपसे फीस के लिए पैसे मांगे और आप फिर से अपना वही प्रवचन लेकर बैठ गए। मैंने कितनी बार कहा आपसे कि पहली बात तो अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मेरे ऊपर दबाव मत डाला करो, और दूसरी बात यह कि मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके गले पर बैठे बैठे मेरी जिंदगी गुजर जाए। अगर कल को मेरा आपके बिजनेस में मन नहीं लगा तो डिग्री होने पर कम से कम मैं कल को कोई और काम तो कर सकता हूँ। हाँ, तो पैसे तो पेड़ पर लगते हैं ना, तोड़ो और कॉलेज की फीस दे दो, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। जब खुद पैसा कमाओगे तो पैसों की कीमत जान पाओगे। पापा ठीक ही तो कह रहा है राम, नौकरी या व्यापार तो बाद की बात है, पहले तो हमें अपनी पढ़ाई पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बेटे रघु की बात सुनकर दीनानाथ जी गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी दुकान की ओर बढ़ जाते हैं। एक नंबर के नालायक है दोनों के दोनों। कहने को तो दो दो बेटे हैं लेकिन दोनों में से एक भी ढंग का नहीं है। दीनानाथ जी के 2 बेटे थे जिनका नाम था राम और रघु। 2 बेटों के अलावा उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम उन्होंने उर्मिला रखा था। जैसा कि हर हिंदुस्तानी माता पिता करते हैं, ठीक वैसे ही दीनानाथ जी भी अपने दोनों बेटों से हमेशा ही कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते। रघु और राम चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, उनके पिता दीनानाथ को उनके किए हुए काम में कुछ न कुछ कमी अवश्य ही नजर आ जाती, जिसके कारण दोनों बेटों और पिता के बीच में छोटा मोटा विवाद चलता ही रहता। दीनानाथ का कपड़ों का व्यापार था, व्यापार अच्छा चल रहा था, जिसके कारण आसपास के दुकानदार और व्यापारी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। कुल मिलाकर उनका समाज में अच्छा दबदबा हुआ करता था। एक दिन, प्रणाम अंकल जी, कैसे हैं आप? प्रणाम बेटा, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन माफ़ करना, आपको पहचान नहीं पाया। अरे हाँ अंकल, माफ़ कीजिए, मैं आपको अपना परिचय देना ही भूल गया। वो सर्वोदय नगर मार्केट में राधे राधे साड़ी वाले हैं ना? हाँ, राधे राधे साड़ी तो विश्वकर्मा जी की है। विश्वकर्मा जी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके सुपुत्र हो क्या तुम भाई? नहीं अंकल, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो राधे राधे साड़ी वाले हैं ना, उनके पास में एक जैन क्लॉथ भंडार है, उसके सामने जो द्वारिका प्रसाद जी का लहंगों का बिजनेस है, वो मेरे मम्मी के चाचा के लड़के के दोस्त हैं। मतलब मामा जी लगते हैं मेरे। बस उन्हीं से आपके बारे में सुन सुनकर बड़े हुए हैं हम तो। अच्छा, माफ़ करना बेटा, मुझे तो ध्यान ही नहीं पड़ रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अरे अंकल, इतना बड़ा बिजनेस है आपका, इतना काम रहता है, कहाँ ध्यान रहेगा आपका? बड़े व्यापारियों को कहाँ छोटे छोटे दुकानदारों की डिटेल्स याद रहती है, लेकिन आपके जैसे इंसान से जो एक बार मिल ले, वो आपको इतनी आसानी से भूल थोड़ी ना सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मामा जी तो आपकी इतनी तारीफ करते हैं कि क्या बताओ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अहमदाबाद से MBA किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मेरे मामा जी ने मुझसे साफ कह दिया, देखो इंटर्नशिप करने के लिए किसी कंपनी वम्पनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दीनानाथ जी हैं, उनके पास जाओ, उनसे सीखो बिजनेस के गुण, वो सिखाएंगे। उनकी तरह व्यापार चलाने वाला ना कोई हुआ है ना कोई होगा। बस अंकल जी, इसीलिए आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। बेटा, तुम्हारे मामा जी का नाम तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा। बाकी मेरी इतनी तारीफ करते हैं, मेरे बारे में इतनी बातें जानते तो ज़रूर मेरे साथ मिलना जुलना रहा होगा। पता नहीं, लगता है उम्र असर करने लगी है, याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है बेटा मेरी। अंकल, अभी आपको यही लग रहा होगा ना कि आप में ऐसी तो कोई खास बात नहीं कि कोई आपके बारे में इतनी बातें करे, लेकिन सच बात यह है कि हीरे को कहाँ पता होता है कि वो कितना कीमती है। अरे आप तो वो हीरा है कि आपकी चमक के आगे सब फेल है। बस अंकल जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे भी आपकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बनना है।
रॉबिन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अब तो दीनानाथ जी फूले नहीं समा रहे थे। अरे बेटा तुम खड़े क्यों, आओ आओ बैठो यहाँ पर। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। आजकल के बच्चे तो जैसे बड़ों का सम्मान सत्कार करना भूल ही गए, लेकिन तुम्हें देखकर एहसास हो रहा है कि हर युवा खराब नहीं है, बल्कि मेरे ही सिक्के खोटे हैं। बुरा मत मानिएगा अंकल, लेकिन आपके जैसे महान इंसान की परवरिश मिलने पर भी आपके बेटों में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। अरे अगर मुझे आपके सानिध्य में रहने का मौका मिला होता ना अंकल, तो आज मैं क्या से क्या बन गया होता। अरे बेटा क्या करे, जब अपनी किस्मत ही खराब हो तो एक तरफ तुम और एक तरफ मेरे बेटे, दोनों के दोनों निकम्मे नालायक। उनकी तो बात ही मत करो। अरे मेरी एक बात सीधे तरीके से उनके दिमाग में ही नहीं जाती। 1000 बार कहा कि चलो मेरे साथ दुकान पर बैठकर कामकाज सीखो, कुछ अनुभव ले लो, लेकिन दोनों के दोनों साफ मना कर देते हैं। अरे अंकल, काश मैं आपके साथ रहकर आपका आशीर्वाद ले पाता, मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाती। दुखी मत हो, देखो तुम भी मेरे लिए मेरे राम और रघु जैसे ही हो। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कल से तुम दुकान पर आ जाया करो। तुम्हारा काम सीखने का बहुत मन है ना बेटा? ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। अब तो खुश हो ना? दीनानाथ जी की बात सुनकर रॉबिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। खुशी से उछलते हुए वो दीनानाथ जी के एक बार फिर से पैर छूता है और 2-4 मक्खनदार बातें करने के बाद वहां से निकल जाता है। अगले दिन सवेरे 10 बजे रॉबिन दीनानाथ जी की दुकान पर पहुंच गया था। अरे वाह बेटा, इधर मैंने दुकान खोली और उधर तुम काम पर भी आ गए। भाई हमारा तो तुम्हारे गुण से बिल्कुल दिल प्रसन्न हो गया है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें मैं ऐसे काम सिखाऊंगा कि ऐसा अनुभव तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में जाकर भी नहीं मिलेगा। मार्केटिंग, परचेजिंग, सेल्स, सब कुछ इसी शोरूम में बैठे बैठे सिखा दूंगा। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये सोचकर हो रही है बेटा कि तुम्हारे जैसा होनहार पढ़ा लिखा लड़का जो इतने बड़े कॉलेज से डिग्री लेकर आया है, वो मेरे काम को छोटा नहीं समझ रहा है, बल्कि मेरे चरणों में गिरकर मुझसे दीक्षा लेने आया है। जो ज़मीन से जुड़ा रहता है ना, जीवन में सफलता उसी को मिलती है। पता नहीं हमारे बेटों को ये बात कब समझ में आएगी। उनको तो ऐसा लगता है कि 4 किताब पढ़ ली तो दुकान पर बैठना गवारों का काम हो गया। ये पता नहीं कि सारी ज़िंदगी इस दुकान पर बैठ कर ही उनके बाप ने इतनी दौलत कमाई कि आज वो बड़े बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, यार दोस्तों में धाक जमाते हैं। ये सब आसमान से तो नहीं गिरा, इसी दुकान पर बैठकर कमाया है मैंने। आप फिक्र क्यों करते हैं अंकल जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूं ना। आप जो भी काम हो, जैसी भी मदद की ज़रूरत हो, बेझिझक मुझे कहिएगा। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी और बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आया हूँ। धीरे धीरे रॉबिन दीनानाथ जी के दिल और दुकान में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया था। दीनानाथ जी के ऊपर रॉबिन का खुमार कुछ ऐसा छाया था कि रॉबिन के आगे अब उन्हें अपने दोनों बेटे रघु और राम नालायक नहीं मां नालायक दिखाई देने लगे थे। दुनिया भर की सारी काबिलियत अब उन्हें सिर्फ रॉबिन में नजर आती और राम और रघु जैसे उनके लिए उनके दुश्मन हो गए थे। देख रहे हो भैया, पापा के ऊपर तो मुझे लगता है इस रॉबिन ने कुछ काला जादू कर दिया है। अरे पापा थकते ही नहीं उसके नाम की बंसी बजाते हुए, और ऐसा लगता है कि जैसे भूल गए कि हम उनके बेटे हैं और वो एक बाहर वाला। अपनी दुकान का हिसाब किताब और गल्ला ऐसे ही किसी बाहर वाले को सौंप दिया जाता है क्या? मुझे पता था तुम दोनों की सोच बस यहीं तक जा सकती है। तुम्हें यही लगता है ना कि रॉबिन बाहर वाला है, इसीलिए मुझे उसे दुकान के कामों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो बाहर वाला नहीं रहेगा, बल्कि उसे मैं अपने घर में जगह दूंगा। क्या कहना चाहते हैं पापा आप? हमें घर से निकाल कर उसे गोद लेंगे क्या? नहीं नहीं, गोद लेने की क्या ज़रूरत है। अरे उर्मिला है ना, वैसे भी शादी की उम्र हो गई है उसकी। कब से कोई अच्छा लड़का तलाश कर रहा हूँ। तुम दोनों नालायकों को तो कोई चिंता ही नहीं है कि घर में जवान बहन है, उसके बारे में सोचे, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा ना, मेरी इकलौती बेटी है। मैंने सोच लिया है कि मैं उर्मिला का हाथ रॉबिन के हाथ में दूंगा। अरे बड़ा काबिल लड़का है वो, पढ़ा लिखा है, उसके साथ हमारी बेटी हमेशा खुश रहेगी। और सबसे बड़ी बात, लड़का बड़ों का आदर सम्मान करना जानता है। आज तक 1 रुपया नहीं लिया उसने मेरी दुकान में से, लेकिन सगे बेटे से भी ज़्यादा मेहनत की है दुकान के कामों में। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज के ज़माने में भी रॉबिन जैसे लड़के हैं।
रघु और राम दोनों ही अपनी इकलौती बहन उर्मिला की शादी उस रॉबिन से करने के लिए कतई तैयार नहीं थे, क्योंकि रॉबिन सारी बातें गोल गोल किया करता था। लेकिन दीनानाथ रॉबिन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे थे। बेटा रॉबिन, हमने सोचा है कि हम अपनी बेटी उर्मिला की शादी तुमसे कर दें। भाई दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना तो तुम्हारे जैसा योग्य लड़का हमको नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा किसी तरह का दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम उर्मिला से मिले हो, अच्छे से सोच समझ लो। अगर तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार हो तो हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं। मेरे जैसे अनाथ बच्चे को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं अंकल आप। अरे आपकी बेटी से शादी करने जितना बड़ा ख्वाब तो मैं कभी भूल से भी नहीं देख सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या जवाब दूं। देखिए अंकल, दूर के रिश्ते के मामा जी के रहमो करम पर पला बड़ा हूं मैं। मम्मी पापा नहीं है मेरे। पढ़ाई में अच्छा था इसलिए कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई और यहाँ तक की पढ़ाई कर पाया। आपकी बेटी को रखने के लिए ना तो मेरे पास घर है और ना ही कोई अच्छी नौकरी। फिर किस मुंह से कहूँ कि मैं उर्मिला से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाकी उर्मिला में तो कोई कमी नहीं है। वो लड़का खुश नसीब होगा जिसकी शादी उर्मिला से होगी और वो आपके जैसे महान आदमी का दामाद बनेगा। अरे बेटा तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो? अब अगर तुम्हारा हाथ अपनी बेटी के हाथों में दे रहे हैं तो इस नाते तुम भी तो मेरे बेटे ही हुए। और जब ये दोनों नालायक इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? आज से हमारे घर को तुम अपना घर समझो बेटा, और बस शादी की तैयारी शुरू करो। मैं नहीं चाहता कि शुभ काम में कोई भी देरी हो। दीनानाथ की नज़र में उसके दोनों बेटे तो किसी भी लायक नहीं थे, इसलिए बेटी की शादी करते समय उन्होंने एक बार भी अपने बेटों की राय को इम्पोर्टेंस नहीं दी। रॉबिन और उर्मिला की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद रॉबिन अब इस घर में रहने लगा था। अभी तक अंकल जी कहकर बात बात पर झुककर प्रणाम करने वाला रॉबिन शादी के बाद कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा था। राम कहाँ जा रहे हो बाइक लेकर? क्या कुछ बात है क्या? हाँ, बात बस इतनी सी है कि अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो खर्चने से पहले तुम्हें परमिशन तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि घर में जो भी पैसा आ रहा है ना उसे कमाने में मेरी और पापा जी की मेहनत लगी है। अब पापा तो तुम्हें ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मुझे तो हिसाब किताब देखना पड़ेगा ना। बोलो मत, ये घर मेरा है और ये दुकान भी जिसमें बैठकर तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। अपनी याद में रहो राम, बोलो मत। अब मैं तुम्हारा जीजा हूँ और जीजा के साथ थोड़ा इज्जत से पेश आना सीख जाओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए अच्छा नहीं होगा। रॉबिन की इस तरह खुली धमकी देने से राम बिल्कुल सख्ती में आ गया था। रघु तुम्हें पता है, मैं ना कहता था ये रॉबिन मुझे ठीक नहीं लगता। आज मुझे खुली धमकी देकर गया है। कहता है अगर उसके कहे से नहीं चला तो उर्मिला के लिए अच्छा नहीं होगा। पापा ने भी बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ी में उर्मिला की जिंदगी इस रॉबिन के हाथों में सौंप दी। मुझे तो अब सिर्फ उर्मिला के लिए डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को प्रिया की सारी जिंदगी खराब हो जाए। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। पापा के साथ हमारा मन मुटाव है, लेकिन सबसे बड़ा सच है कि वो हमारे पापा है और हम उनके बेटे। हमारी आपसी फूट का फ़ायदा इस रॉबिन ने उठाया और उसी का परिणाम है कि आज वो हमारे घर में जमकर बैठ गया है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि इसके इरादे कुछ और ही है। ये हमारे घर पापा की भक्ति करने के लिए नहीं आया। इसकी तारीफों के पहाड़ मुझे हमेशा से ही झूठे लगते हैं। ज़रूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा ही है। रघु और राम का शक रॉबिन के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा था और इसी कारण अब वो उसकी हर हरकत पर छिपकर नजर रखने लगे थे। घर में रहने पर तो वो रॉबिन को यही दिखाते कि वो रॉबिन से डर कर रह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने रॉबिन के हर पल की खबर रखनी शुरू कर दी थी। कुछ दिन बाद, बधाई हो पापा, आपका ये बिजनेस जिस पर आपको बहुत बड़ा घमंड था, जिसे आपने अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार किया, वो आज से आपका नहीं रहा। अब आप या तो इस दुकान पर एक नौकर की हैसियत से काम करेंगे या फिर उस नौकरी से भी निकाल दिए जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है क्या? नहीं पापा, दिमाग तो मेरा ठीक है। ये पेपर देख लीजिए, आपका दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। रघु अपने पापा के सामने कुछ कागज रख देता है। उन कागजों के मुताबिक दीनानाथ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रॉबिन के नाम कर दी थी, जिसे रॉबिन ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया था। अरे झूठा है ये पेपर। मैंने अपना बिजनेस मकान कभी भी इस रॉबिन के नाम नहीं किया। अरे मैं क्यों अपना सारा बिजनेस इसके नाम करूंगा? मैं क्या सड़कों पर भीख मांगूंगा? अरे बेटा, चाहे मैं लाख तुमसे नाराज हूं, लेकिन अपने बेटों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति दामाद को देकर बेटों को सड़कों पर ले आऊं। आपकी सोच लेने से क्या होता है पापा?
जिसको आपने पूरी दुकान का कर्ता धर्ता बना रखा है वो तो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाएगा ही। जब घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों पर यकीन करने लगते हैं ना, तो बाहर वाले ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं। आपको हमसे किस बात की नाराज़गी है? बस इसी बात की ना कि हम उस रॉबिन की तरह दिन रात आपके सामने आपकी जय जय नहीं करते। अरे सारी बातें झूठी है, उसकी शक्ल से झूठा मक्कार नजर आता है वो। उसने आपकी झूठी तारीफ क्या कर दी और आप आ गए उसकी बातों में। एक बार भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं समझी। कोई भी लड़का जो IIM अहमदाबाद से MBA कर चुका होगा वो आपकी दुकान पर आकर आपसे काम सीखेगा? कुछ तो दिमाग लगाइए पापा। लेकिन आपने तो जैसे हम दोनों की बातें न मानने की कसम खा रखी थी। अब जो किया है भुगतिए उसे, हम उसमें क्या कर सकते हैं। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ सर पकड़कर रोने लगता है। मेरे तो सारे जीवन की पूंजी चली गई। हे भगवान, अब क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, उसके जैसे फ्रॉड आदमी को मैंने अपनी बेटी का जीवन साथी बना दिया। हमारे साथ साथ उर्मिला की भी जिंदगी तबाह हो गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पापा। अरे लात मार के दफा करिए उसको अपने घर से और प्रिया की जिंदगी से। एक गलत रिश्ते में अपनी सारी जिंदगी खराब करने से अच्छा है कि आज ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर करे और एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन बेटा, मेरा तो दिवाला निकल गया ना। सब कुछ तो वो गद्दार ले गया, अब मेरे पास बचा ही क्या है? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जान ले लूंगा उसकी। पापा आप बहुत अच्छे से जानते हैं अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चिड़िया तो कब का खेत चुग कर जा चुकी है। एक बात बताना चाहते हैं आपको, आपके बेटों को आप जितना नालायक समझते हैं ना, उतने नालायक नहीं हैं हम दोनों। आप हमारी पढ़ाई लिखाई के खिलाफ थे पापा, लेकिन हम दोनों लॉ ग्रेजुएट हैं। कानूनी दांव पेच उस रॉबिन से ज़्यादा जानते हैं हम दोनों, इसीलिए उसी के दांव में उसे ही उलझा कर आया है। फिक्र मत करिए, आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं गई। ये प्रॉपर्टी उसने जिस ओबेरॉय को बेची है वो कोई और नहीं है, आपके ही दोनों बेटे हैं। और इस प्रॉपर्टी के बदले में जो चेक हमने उसे दिया है ना, वो चेक खाली है, उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ये राज हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। ढूंढने दो उसे विक्रम ओबेरॉय को। ना कोई ओबेरॉय है, ना उससे कोई मिलेगा। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी की जान में जान आती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने दोनों बेटों से माफ़ी मांगते हैं। उर्मिला को जब सारी सच्चाई पता चलती है तो वो भी रॉबिन से नाता तोड़ लेती है और दीनानाथ जी जाकर पुलिस में रॉबिन के नाम से कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं।